ईरान और इसराइल के बीच पिछले 12 दिन से चल रहा युद्ध थम सा गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही सीज फायर की घोषणा कर दी थी और ये कहा था कि दोनों ही देश तैयार हो गए हैं, लेकिन काफ़ी देर तक दोनों देशों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और दोनों देशों की ओर से लगातार हमले जारी रहे। इसराइल ने तेहरान पर सुबह 4 बजे तक बमबारी की है और ईरान ने भी इसराइल के कई ठिकानों पर मिसाइलों से हमले किए हैं। इस बीच इसराइल की तरफ से ये पुष्टि हो रही है कि उसने सीज फायर को स्वीकार कर लिया है और सीज फायर का उल्लंघन अगर किया जाएगा तो कड़ा जवाब देगा। हालांकि ईरान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर इसराइल युद्ध रोक देगा तो फिर उसको जो जवाबी प्रतिक्रिया के रूप में ईरान भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने तभी जवाबी कार्रवाई की है जब इसराइल की तरफ से हमले हुए हैं या फिर अमेरिका की तरफ से हमले हुए हैं। लेकिन अमेरिका के जो एयर बेस हैं कतर में और इराक में, वहाँ जिस तरीके से जब कल बमबारी की गई, मिसाइल से हमले किए गए और ज़बरदस्त तबाही हुई, उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की है। उसके बाद अमेरिका ने जो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की बल्कि सीज फायर की, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपने देश में विरोधों से घिरे हुए हैं, दुनिया भर में जिस तरह से ईरान के प्रति एक समर्थन दिखाई पड़ रहा है, और इधर इसराइल लगातार ईरान के साथ लड़ाई करते करते थक सा गया है, उसकी सैन्य क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर के लिए कहना पड़ा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और इसराइल दोनों ही हमारे पास शांति प्रस्ताव लेकर आए और उन्होंने ये अपील की कि सीज फायर कराया जाए। जहां तक इसराइल की बात है तो पिछले 2 दिन से खबरें आ रही थी कि इसराइल की तरफ से ईरान के पास प्रस्ताव भेजा जा रहा था कि इस युद्ध को रोका जाए, यानी सीज फायर किया जाए, लेकिन ईरान की तरफ से उसको स्वीकार नहीं किया गया। ईरान की तरफ से बार बार यही जवाब दिया गया कि युद्ध आपने शुरू किया है और इसको ख़त्म हम करेंगे, यानी युद्ध को इसराइल और अमेरिका ने शुरू किया है और ख़त्म ईरान करेगा। लेकिन इन सब के बीच अब ऐसा लग रहा है कि 12 दिन के बाद ये युद्ध थम गया है, क्योंकि इसराइल ने स्वीकार कर लिया है और ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल की तरफ से हमले नहीं होंगे, अमेरिका की तरफ से हमले नहीं होंगे, तो फिर ईरान भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमलेंदु जी, क्या इसको माना जाए? क्या जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इसराइल और ईरान दोनों ही शांति प्रस्ताव लेकर आए, या फिर जिस तरह से कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया ईरान ने और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप के स्वर बदल गए, इसको किस तरीके से देखा जाए? इस शांति जो ये सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर किसकी वजह से हुआ है, और क्या ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उनके देश के लोगों का दबाव था और साथ ही जो दुनिया भर से एक तरीके से दुनिया के तमाम देशों का दबाव था, किसको रोका जाए? या फिर इसराइल की सैन्य ताकत को देखते हुए इसराइल अब परेशान हो गया था कि आगे वो लड़ाई कितने दिनों तक कर पाएगा? देखिए समीर जी, इसमें कई सारी चीज़ें हैं और वो सब एक साथ घटित हुई जी। एक तो ट्रंप बुरी तरीके से घरेलू मोर्चे पर घिरे, और घरेलू मोर्चे पर इस तरीके से घिरे कि उनकी पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, उसके अंदर ही उनके खिलाफ विद्रोह हो गया और ये कहा जाने लगा कि ट्रंप ने अपनी नेतन्याहू से दोस्ती के चलते अमेरिका को एक युद्ध में फंसा दिया, जो कि युद्ध अमेरिका का था ही नहीं जी। और अमेरिका को फंसा दिया और इसमें अमेरिका को नुकसान होगा और अमेरिका के अगर सैनिक मारे जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी ट्रंप को लेनी पड़ेगी। ये उनकी पार्टी की लोगों की तरफ से भी कहा जाने लगा, उनके सांसदों की तरफ से, और विरोधी जो है डेमोक्रेटिक, वो तो इसको लेकर घेर ही रहे थे ट्रंप को कि आपने जबरदस्ती देश को उसमें फंसा दिया। दूसरा ये था कि जो नाटो के देश थे उन्होंने जो था वो ट्रंप का साथ छोड़ दिया था, और नाटो के देशों में सबसे तीखी प्रतिक्रिया जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आई, और उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन की जो बातचीत की उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लड़ाई अमेरिका की नहीं थी और ईरान पर हमले करने का कोई वैध कारण ना ईरान के पास था ना इसराइल के पास था जी। और ठीक है, ईरान के पास नहीं होने चाहिए परमाणु अस्त्र, लेकिन ये सैन्य इसका कोई समाधान नहीं है, ये कूटनीति के जरिए हल किया जाना था, कूटनीति से इसका मसले का हल निकाला जाता, और हम इसमें किसी भी तरीके से साथ नहीं है, ये इमैनुअल मैक्रों ने साफ तौर पर कहा जी। इधर जो यूरोपीय यूनियन है
उसकी संसद में स्पेन की तरफ से कहा गया कि इजराइल से सारे संबंध खत्म कर दिए जाए, क्योंकि इजराइल मानवता का हत्यारा बन गया। हालांकि उसका विरोध हुआ और देशों ने उसने विरोध किया, संबंध खत्म नहीं किया सकते, लेकिन ये चीजें उठना शुरू हो गई हैं पूरी। हाँ, मतलब इसराइल के खिलाफ यूरोपियन यूनियन में भी माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो कहा जाता है कि पश्चिमी देश या यूरोपीय देश वो पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़े हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और साथ नहीं खड़े, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि ये नुकसान बल्कि होने लगा ट्रंप को खुद, और अमेरिका को नुकसान होने लगा। और जो अभी तक सभी कहा जाता है, यूके ने भी ये कहा कि भाई हम इस हमले में शामिल नहीं थे। उनके जो विदेश सचिव हैं डेविड लेवी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस हमले में शामिल नहीं थे। हालांकि हमको सूचना दी थी अमेरिका ने कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन हम शामिल नहीं थे, ना हमारे सैन्य अड्डों का इस पर कोई इस्तेमाल किया गया। इसके बाद समीर जी, जिस तरीके से ईरान ने पहले तो धमकी दी ट्रंप को कि ये लड़ाई शुरू आपने की और खत्म हम करेंगे, और ईरान की जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची जी, सैयद अब्बास अरागची जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लड़ाई आपने हम पर थोपी है और आपको इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और जो उनके यूएन में विशेष प्रतिनिधि हैं सारा बागी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये आपने शुरू किया है, आपका जवाब हम देंगे और ख़त्म इसको हम करेंगे जी। और उसके बाद कल जब अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले किए ईरान ने, और वो टारगेटेड हमले थे, उनको निशाना बनाकर ही, इसकी वजह से और कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, नागरिक क्षति कुछ नहीं हुई, सैन्य अड्डे जो थे उनको ही निशाना बनाया गया। और ये भी एक सांकेतिक तौर पे किया ईरान ने, ये बताने के लिए कि ट्रंप साहब आप सुधर जाइए, हम ये भी कर सकते हैं जी। और बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वो अमेरिका का सेंट्रल कमांड है, अमेरिका की कतर का जो बेस है, वहाँ से सारे इसके अमेरिका के जो संचालित किए जाते हैं सैन्य बयान, वो वहीं संचालित किए जाते हैं जी। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उसका बेस जो है वो कतर का ही है, और वहीं पे जो है 19 मिसाइल दागी जी। हाँ, और कतर ने हालांकि इस बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आपने हमारे जो अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, हमारी सॉवरेनिटी पे हमला है। तो ईरान की संसद ने तुरंत जवाब दिया कि ये कतर पे हमला नहीं है, और कतर हमारा जो है उससे हमारे दोस्ताना और भाई बिरादरी वाले संबंध है, उस पर नहीं है, लेकिन ये हमला हमने अमेरिकी ठिकाने पर किया है, और हमने कतर के किसी सैन्य उसको या नागरिक क्षेत्र को हमने निशाना नहीं बनाया, ये कहा गया उसकी तरफ से। और उसके बाद समीर जी, डोनाल्ड ट्रंप को जब ये मालूम पड़ा कि हमला कर दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि अमेरिकी अड्डों पर हमले किए हैं ईरान ने, उसका क्या जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले जो प्रतिक्रिया दी, वो प्रतिक्रिया ये दी कि उन्होंने जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, उन्होंने जो कहा था कि अगर ईरान को चाहिए परमाणु हथियार तो हम देंगे, उसको लेकर उन्होंने तो सोशल मीडिया उस पर लिखा कि भाई मैंने सुना है कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, उन्होंने एन शब्द का प्रयोग किया, ये बहुत खतरनाक है। और फिर बताया उन्होंने कि हमारी जो सेना है उसके पास 30 जो है परमाणु पनडुब्बी हैं, तो ये बहुत मारक है, और अभी हमने इनका जो है सफल परीक्षण किया है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीके से परमाणु पनडुब्बी इस्तेमाल करने की उन्होंने धमकी दी मेदवेदेव के बयान के जवाब में, देखा जाए। लेकिन उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। उसके बाद फिर जब इस हमले के बाद जो उनका पहला ट्वीट आता है, जो मतलब सोशल में लिखते हैं वो पहली प्रतिक्रिया, वो पहली प्रतिक्रिया उनकी होती है जो अमेरिकी अखबार है उनकी निंदा करने की। और अमेरिकी अखबारों को लताड़ते हुए कहते हैं कि साहब ये बहुत झूठ बोलते हैं, ये अमेरिकी अखबार जो है, और इनके ये मतलब ये जो है ये हमारा लगातार जो है झूठ बोलते हैं। और जो लिखा उन्होंने जो जी उसमें जो ट्वीट किया है, यानी अपना जो ट्रुथ सोशल अपना सोशल मीडिया अकाउंट है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें उन्होंने अमेरिकी अखबारों के बारे में लिखा है कि ईरान में जिन ठिकानों पर हमला किया गया वे पूरी तरह तबाह हो गए। ये बात जग जाहिर है, केवल झूठी खबरें ही कुछ और कहेंगी ताकि जितना हो सके हमारी छवि खराब की जा सके। और वे भी मानते हैं कि वे काफ़ी तबाह हो गए। इस झूठ को फैलाने में ख़ास तौर पर CNN की एलिसन कूपर, कॉनकास्ट के चेयरमैन डम्ब ब्रायन एल रॉबर्ट्स, ABC की झूठी खबरों वाली जॉन कॉल, और हमेशा की तरह कॉनकास्ट के NBC की झूठी खबरों वाले हारने वाले लोग लगे हुए हैं। मीडिया के घटिया लोगों का कभी अंत नहीं होता, इसीलिए उनकी रेटिंग ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। जो मीडिया हाउसेज हैं उनके पत्रकारों का, संपादकों का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ये ट्वीट कर रहे हैं, जबकि ये बात साबित हो गई, जैसे वो पनडुब्बियों को लेकर धमकी दे रहे हैं, उसी तरीके से ये भी कहा गया कि ये जो अमेरिका का ज़बरदस्त अटैकिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया कि वो सारे तीन के तीनों ही जो परमाणु ठिकाने हैं नष्ट हो गए, लेकिन परमाणु ऊर्जा एजेंसी तक का ये कहना है कि किसी तरह के रेडिएशन के फैलने की खबर नहीं है, यानी जो दावा किया जा रहा है वो झूठा है। यही बात उनके देश के अखबारों ने, मीडिया ने अगर लिखी, उसको वो किस तरीके से उसकी निंदा कर रहे हैं, मीडिया पर किस तरह से दबाव बनाते हैं, ये भी साफ दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी। और मीडिया अगर उनके विरुद्ध जाकर खबरें लिख रहा है, इसका मतलब अमेरिका में किस तरह का जन विरोध डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में दिखाई पड़ रहा है। बहुत जबरदस्त विरोध दिखाई पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और कल वहां जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप मस्ट गो, नो वार विद ईरान, ये नारे वहां लगे हैं पूरे अमेरिका में। और उनकी जो पार्टी उसके अंदर से ही, जैसे हम लोगों ने बताया कि काफ़ी विरोध के स्वर उठे। और कल इस हमले के बाद जब अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए ईरान ने, तो ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई, उन्होंने एक लाइन का ट्वीट किया, और हिंदी में भी ट्वीट किया उन्होंने, और उन्होंने लिखा कि जो लोग ईरान के इतिहास और कौम से वाकिफ हैं वह जानते हैं कि ईरानी कौम कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करती। यानी कि जो लोग ईरान के इतिहास से और ईरानी जो कौम है उसके इतिहास से वाकिफ है, उससे जानते हैं, वो ये जानते हैं कि ईरानी कौम कभी भी शिकस्त को, मतलब हार को स्वीकार नहीं करती है। तो यानी हम लड़ते हैं आखिरी दम तक, और ये उन्होंने कल बता दिया अमेरिकी अड्डों पर हमले करके। इसके बाद समीर जी लगा ये ट्रंप को कि इजराइल की पोल तो खुल चुकी है, कि उसके आयरन डोम जो थे वो मोम निकले। तो जो भ्रम बना हुआ है अमेरिका का, क्या अमेरिका जो दुनिया का दरोगा है, कहीं अमेरिका का भ्रम भी ना टूट जाए, क्योंकि अब ये टूटा ही ना, जब वो वहां पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, और उसके बाद ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमले किए, और सेंट्रल कमांड का वो मुख्यालय है मध्यपुर में, महत्वपूर्ण जगह है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को लगा इधर वैसे ही देश भर में विरोध हो रहा है, ये कहीं और आगे ना बढ़ जाए। हाँ, ये आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि अब ट्रंप के इस्तीफे की मांग होने लगी, और ये कहा जाने लगा था कि हमारे सैनिकों की जाने जाएंगी तो उसके लिए ट्रंप सीधे जिम्मेदार होंगे। ये वहां जो था रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी और डेमोक्रेट्स की तरफ से, दोनों की तरफ से कहा जाने लगा कि इसके लिए सीधे सीधे ट्रंप जिम्मेदार होंगे। और ट्रंप ने अपने पार्टी के जो लोग विरोध कर रहे थे उनका माहौल भी उड़ाया उन्होंने अपने सोशल पर कि ये जो एलियन है, मतलब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी किया। लेकिन इसके बाद जो है समझ में आ गया ट्रंप को, और फिर ट्रंप ने सुबह, मतलब वहाँ के शाम के 6 बज रहे थे जिस समय ट्रंप ने पहली बार जो था वो किए घोषणा, और कहा उन्होंने कि दोनों देश जो थे वो उनके पास आए, और दोनों बहादुर देश हैं, और इसलिए जो है अब ये खत्म कर रहे हैं युद्ध को। हाँ, तो इजराइल ने कहा लेकिन कि वो युद्ध विराम पर सहमत है, और इजराइल की तरफ से ये आधिकारिक बयान आया है कि वो युद्ध विराम पर सहमत है, लेकिन ईरान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान ने ये जरूर कहा है, पहले भी कहा कि वो प्रतिक्रिया तभी दिया उसने जब उस पर हमले किए गए, और उस पर हमले नहीं किए जाएंगे तो वो फिर वार नहीं करेगा, ये ईरान का कहना है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप भी उन्होंने सीज फायर की घोषणा की है, खुद भी सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, इसराइल तैयार हो गया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध फिलहाल रुक गया है अगर कोई आगे प्रतिक्रिया नहीं होती है। और चूंकि इसराइल की तरफ से ही पहले हमला किया गया ईरान के ऊपर, तब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। उसी तरीके से अमेरिका ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तब ईरान ने 2 दिन बाद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया मध्य पूर्व में, यानी कतर में और इराक में। अब अगर उन दोनों देशों की तरफ से हमला नहीं होता है तो ईरान कह भी चुका है, और फिर उसकी संभावना ये जताई जा रही है कि ईरान की तरफ से हमले नहीं होंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि शायद ये युद्ध फिलहाल रुक जाए। हाँ, शायद ये युद्ध फिलहाल रुक जाए, क्योंकि ट्रंप ने जब घोषणा की उसके बाद तुरंत जो विदेश मंत्री हैं ईरान के सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि कोई सीज फायर नहीं है, और जब तक इजराइल नहीं रुकेगा तब तक हम नहीं रुकेंगे, हमारी तरफ से जवाब जारी रहेगा। ईरान के समयानुसार सुबह 4 बजे तक अगर इजराइल ने हमले रोक दिए तो हम भी रुक जाएंगे, वरना हमारी तरफ से जवाब जारी रहेगा। और उसके बाद इजराइल ने भी हमले किए ईरान के ऊपर, और ईरान ने फिर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमले किए, जबरदस्त तरीके से हमले किए, और उसके बाद पूरे देश में सायरन बजने लगे। जो खबरें आ रही हैं समीर जी बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। इजराइल से 3 बिल्डिंग्स जो थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त होंगी, मलबे में तब्दील होंगी, हाई राइज बिल्डिंग्स थी। 4 लोगों की जान जाने की बात आईडीएफ ने स्वीकार कर ली है, और ये कहा जा रहा है कि मलबे में अभी बहुत से लोग दबे हुए हैं, और भी हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, और ये चीज़ें सब सामने आई। और कल जो है
पहले तो नेतन्याहू साहब ने गाजा को जो था वो गाजा बना दिया था, जमींदोज कर दिया था। जी। अब गाजा जैसी स्थिति इजराइल की हो चुकी है। उन ध्वस्त इमारतों को देखने नेतन्याहू जो थे कल खुद निकले और कल जाकर उन्होंने वो बिल्डिंग्स देखी हैं। कई दिन बाद बंकर से निकले हैं। कई दिन बाद बंकर से निकले और वो भी शायद ये कुछ आभास मिल गया था कि जो ट्रम्प ने कहा शायद उसका रुक जाए अब, तो उसके बाद निकले और उसके बाद जाकर उन्होंने कुछ देखा है, बंकर से निकले। लेकिन अब जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय जो इजराइल का है उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है। हालांकि उस बयान में उन्होंने पुष्टि की है कि वह ईरान के साथ द्विपक्षीय युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमत हैं, लेकिन किसी युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का बलपूर्वक जवाब देगा। अब ये अपनी भाषा है, अपनी जायज बात कही है। और ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट, रक्षा मंत्री, IDF चीफ ऑफ स्टाफ और मोसाद के प्रमुख से मुलाकात की, यह रिपोर्ट करने के लिए कि इजराइल ने ऑपरेशन लाइजिंग लाइन के सभी उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। ये उन्होंने कहा। बयान में भी कहा कि इजराइल ने परमाणु, बैलिस्टिक मिसाइल दोनों क्षेत्रों में दोहरे तत्काल अस्तित्वगत खतरे को दूर कर लिया है। जो महत्वपूर्ण बात है समीर जी, वो ये है कि इजराइल ने ये स्वीकार किया है कि उसका एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक मारा गया ईरान के हमले में। जो अभी तक स्वीकार नहीं किया था, ये जो है वो कहा गया। ये चीज तो देखिए अमलेदु जी, शुरू से ही इस बारे में स्वीकार करने में इसराइल काफी पीछे है। जब इसराइल के हमले के बाद ईरान ने प्रतिक्रिया की और कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले तेल अवीव पर और हाइफा शहर पर किए, तो काफ़ी देर तक इसराइल इस बात को स्वीकार नहीं किया उसने कि उससे कोई नुकसान हुआ है। ये कहा कि उसकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसने इन सारे मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन जब धीरे धीरे तस्वीरें आने लगी, विजुअल्स आने लगे, तब ये पता चला कि कितनी तबाही हुई है इसराइल में। और फिर उसने अपने नागरिकों की जान जाने की, सैन्य कर्मियों की जान जाने की, ये बातें धीरे धीरे स्वीकार करनी शुरू कर दी। अब ये स्वीकार किया है कि एक परमाणु वैज्ञानिक की भी उसमें जान गई है। और ये सारी चीज़ें, चूंकि ईरान की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान गई है, लेकिन इसराइल की तरफ से ये खबरें इसलिए नहीं आ रही कि विदेशी मीडिया को वहाँ पर जाने से और वॉर रिपोर्टिंग करने से पूरी तरह से रोका गया है। वो नहीं, वहाँ से जो सूचनाएं आ रही हैं वो IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से और जो वहाँ की सरकार चाह रही है उसकी तरफ से आ रही हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है कि अपने एक परमाणु वैज्ञानिक के मरने की खबर को स्वीकार किया है इसराइल ने। और 4 नागरिकों की जो कल देर रात हमले हुए हैं उसमें 4 लोगों की जान जाने की बात भी स्वीकार की है, इसराइल की ओर से स्वीकार की गई है। इसराइल की ओर से स्वीकार की गई है कि जो आज सुबह तड़के मतलब जो हमले हुए हैं उसमें 4 लोगों की जान गई है। और ये भी स्वीकार किया गया है कि मलबे में बहुत लोग दबे हुए हैं और ये संख्या बढ़ सकती है, ये साफ तौर पर कहा गया है। समीर जी, इसका मतलब कि नुकसान काफी बड़ा इसराइल को हुआ है। और जैसा आपने बताया कि वहाँ जो विदेशी पत्रकार थे उनको अलग कर दिया गया, सैन्य सेंसरशिप लागू है, वहाँ रिपोर्ट नहीं दी जा रही है विदेशी पत्रकारों को, ये सारी चीजें ताकि वो चीजें सामने ना आने पाए, ये सब हुआ। और अब नेतन्याहू की पार्टी जो है उसके अंदर भी एक तरीके से विवाद शुरू हो गया है कि ये सीज़फायर की घोषणा कर दी है। जो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी है उसके सदस्य हैं डैन इलॉज, उन्होंने कहा है कि सरकार को केवल ईरान के आत्मसमर्पण वाले समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए। ईरान ने तो कोई आत्मसमर्पण किया नहीं है, उनका कहना है कि ये होना चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की और कहा कि ईरान में शासन ऐसा शासन नहीं है जिसके साथ समझौते किए जाते हैं, बल्कि ऐसा शासन है जिसे पराजित किया जाना चाहिए। तो अभी भी ये सपना पाले हुए हैं, यानी अब जो है नेतन्याहू के सामने भी उनकी पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू समझ रहे हैं कि ईरान पूरी तरीके से घुटनों पे आ चुका है, ईरान की कमर तोड़ दी है, इजराइल की कमर तोड़ दी है ईरान ने। तो अब ये नेतन्याहू समझ रहे हैं कि आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। सूचना ये है कि इजराइल ने खुद संदेश भिजवाया था ईरान के पास कि हम सीज फायर करने को तैयार हैं, अब युद्ध आगे नहीं किया जाए, ये कहा था। लेकिन इसके साथ ही उसने कल तेहरान की एक जेल पर हमला कर दिया, उसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। वहाँ लगभग 16 लोगों की जान गई है वहाँ, ईरान ने स्वीकार किया है। लेकिन ईरान ने पलट कर जो जवाब दिए उसके बाद घबराहट जो है वो इजराइल में साफ तौर पर देखी गई। जी बिल्कुल, ये घबराहट देखी गई। और पिछले 2 दिनों से जो वेस्टर्न मीडिया की ओर से खबरें आ रही थी, इसराइली अधिकारियों के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि इसराइल की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि ईरान युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए, युद्ध रोक दे और इसराइल हमले रोकने को तैयार है। लेकिन ईरान ने बार बार ये कहा कि जब युद्ध शुरू हो चुका है तो अब ये ख़त्म हम करेंगे, यानी जब हमारी मर्जी होगी।
लेकिन ईरान इस बात के लिए भी वहाँ आधिकारिक रूप से इस बात की वहाँ के रक्षा मंत्री ने ये घोषणा की कि इसको खत्म किया जा सकता है, और ये खत्म करने की जिसने शुरुआत की है, यानी हमले अगर ईरान के खिलाफ बंद हो जाएंगे तो ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का जो युद्ध विराम प्रस्ताव है, सीज फायर का प्रस्ताव है, उसको इसराइल ने तो स्वीकार किया है। ईरान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं आई है। यही बयान ईरान की ओर से आधिकारिक है कि अगर वो हमले इसराइल और अमेरिका की ओर से रुकेंगे तो ईरान हमले नहीं करेगा। लेकिन इसराइल की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया गया है, युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, और ये दिखा रहा है कि युद्ध विराम के लिए इसराइल के भीतर कितनी बेचैनी थी, जो पिछले 2 दिन से वो कोशिशों में लगा हुआ था। हाँ, काफ़ी ज़्यादा कोशिशों में लगा हुआ था, तो उसके अंदर काफ़ी बेचैनी थी। हालांकि अब विरोध नेतन्याहू का बढ़ता जा रहा है, और जो आक्रामक इसराइल बेचैनी विपक्षी पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं एविगडोर लिबरमैन, उन्होंने चेतावनी दी है कि खराब युद्ध विराम कुछ ही वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच एक और युद्ध तैयार करेगा, मतलब एक और युद्ध हो जाएगा। और पिछले 1.5 सप्ताह में देश की अविश्वसनीय सैन्य उपलब्धियों के मद्देनजर इजराइल पर ईरान के अंतिम हमलों को विशेष रूप से परेशान करने वाला कड़वा बताते हुए लिबरमैन ने कहा कि बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के बजाय दुनिया ने कठिन और थकाऊ वार्ता में प्रवेश किया है, जिसमें अयातुल्ला शासन का हार मानने का कोई इरादा नहीं है। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मतलब ईरान ने कोई हार नहीं मानी है, उसका कोई इरादा भी नहीं है। और आगे कहा कि ना तो ईरानी धरती पर यूरेनियम संवर्धन पर, ना ही बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन पर, उपकरणों पर, ना ही क्षेत्र दुनिया भर के आतंकवाद समर्थन वित्त पोषित करने पर कोई उसका नुकसान हुआ है ईरान का। ये वहाँ के विदेशी विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनका कहना है कि ईरान ने कोई हार नहीं मानी है, और ये एक खराब जो है वो सीज फायर है, और ये आगे और युद्ध को भड़काएगा, ये कहा गया है। यानी बेन्यामिन नेतन्याहू का जो ये युद्ध विराम प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया है, इसको लेकर वो जबरदस्त अब विपक्षी पार्टियों से घिरे हुए हैं। आलोचना हो रही है उनकी कि वो ईरान के आगे झुक गए, अमेरिका के आगे झुक गए और युद्ध विराम प्रस्ताव को राजी हो गए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, युद्ध विराम के आगे झुक गए, और एक तरह से कहा जाए कि वो ईरान के सामने घुटने टेक दिए। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने, ये समझा जा रहा है, और दोनों देशों में यही संदेश जा रहा है, और दोनों देशों में दोनों के खिलाफ माहौल काफी ज्यादा बन रहा है। मतलब नेतन्याहू के खिलाफ बन रहा है इजराइल में, और ट्रंप के खिलाफ बन रहा है माहौल अमेरिका में। तो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही अपने देशों के वहां पर विपक्षी पार्टियों से घिरे हुए हैं, आलोचना का शिकार हो रहे हैं, और आम लोगों के बीच भी उनके खिलाफ एक विद्रोह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। सीज फायर स्वीकार करने के बाद बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ और भी ज्यादा माहौल बन रहा है कि आखिर इस युद्ध से जो ईरान के खिलाफ बेन्यामिन नेतन्याहू ने युद्ध छेड़ा, उससे हासिल क्या हुआ। न तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुका, न ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान पहुंचा, न ही उसके परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान पहुंचा, और न ही वहां की सत्ता या वहां की सरकार को कोई नुकसान पहुंचा। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप वहां सत्ता परिवर्तन की बात, रिजीम परिवर्तन करने की बात भी कह चुके थे, लेकिन उसका भी वो भी बैकफायर किया। ईरान की जो जनता है, आवाम है, वो सड़कों पर उतर आई अपनी सरकार के समर्थन में, और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खमेनेई, उनके समर्थन में। तो ये सारे दांव, जो रणनीति थी पूरी की पूरी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ चली गई, और आखिरकार इसराइल और अमेरिका को युद्ध विराम की कोशिशें करनी पड़ी और युद्ध विराम के लिए राजी करना पड़ा। हालांकि ईरान की ओर से अभी भी युद्ध विराम को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है ईरान की तरफ से, ईरान ने कुछ कहा भी नहीं है जी। और इसको लेकर समीर जी, जो नेतन्याहू हैं, उनके मंत्रिमंडल है, उसमें ही अब जो है विरोध के स्वर उठने लगे हैं जी। उनके जो मंत्री हैं, ये है, इनका नाम बता रहा हूँ मैं आपको, वित्त मंत्री हैं बेज़लेल स्मोट्रिच, इन्होंने ईरान की जबरदस्त जीत का बखान तो किया है, लेकिन कहना है कि इससे जो एक अस्तित्वगत खतरा था केवल वो हटा है, और ईरान का जो खतरा है वो बना हुआ है, ये उनका कहना है। और लिखा कि मैं आज सुबह बीरशेबा में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। आज सुबह एक कड़वा स्वाद है, लेकिन सभी दुखों के साथ सच्चाई ये है कि हमने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए ईरान के खिलाफ अभियान में एक जीत जबरदस्त हासिल की है, जो इजराइल राज्य के इतिहास के पन्नों में शानदार ढंग से दर्ज की जाएगी, ये उन्होंने कहा
इस पे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के गठबंधन के सांसद हैं कैन इलोज, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने सवाल किया कि क्या इजराइल को ईरान पर हमले बंद कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल यह नहीं है कि क्या हमने इजराइल राज्य के लिए तत्काल खतरों से निपटा है, बल्कि यह है कि क्या मेरे 1 साल के बेटे को अब से कुछ दशकों बाद उन्हीं खतरनाक अभिनेताओं का सामना करना पड़ेगा। यानी 1 दशक बाद ईरान का फिर सामना करना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। और फिर आखिर में जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो नेतन्याहू के ऊपर बहुत सवाल खड़े करता है। वो लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने ये युद्ध जीत लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दुश्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया है या सिर्फ एक दौर है जिसे हमने अंकों के आधार पर जीता है। यानी इजराइल अपनी जीत नहीं मान पा रहा है और ये कह रहा है कि ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया है, हम केवल अंकों के आधार पर कहते हैं कि साहब ईरान में लोगों की जानें ज़्यादा गई हैं, हमारे यहाँ कम गई हैं, तो इस आधार पर हमने युद्ध नहीं जीता है, ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया है। और ये बात खामेनी ने रात में कही भी कि जो लोग भी ईरानी कौम के इतिहास से वाकिफ हैं वो ये जानते हैं कि ईरानी कौम कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करती है और ये ईरान ने अमेरिका पर के जो सैन्य अड्डे हैं उन पर हमले करके साबित भी कर दिया। जी बिल्कुल, इसराइल पर जब इसराइल ने हमला किया ईरान पर, उसका जवाब दिया और उसके बाद से लगातार हमले जारी हैं इसराइल के ऊपर। उसी तरीके से जब अमेरिका ने हमला किया ईरान के परमाणु ठिकानों पर, तब ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जो इराक और कतर में है। उसके बाद से सीज फायर की कोशिशें शुरू हो गई और ये कहा जा रहा है कि सीज फायर की कोशिशें इसराइल पिछले 2 दिनों से लगातार कर रहा है। कई जो वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं, इसराइली अधिकारियों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर कोशिशें की जा रही थी। और अब जब अमेरिका ने कहा कि उसने दोनों के बीच युद्ध विराम को स्वीकार करवाया है, दोनों तैयार हुए हैं, इसराइल ने उसको स्वीकार किया है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी भी उसको लेकर कोई बयान नहीं आया है कि उसने युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार किया है या नहीं कहा है। इसराइल का कहना है कि उसका मकसद पूरा हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि इसराइल पिछले 2-3 दिनों से इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह से युद्ध विराम हो जाए और उसकी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से एक्सपोज ना होने पाए। यानी जिस तरह से बदनामी उसकी हो रही है, क्योंकि सैन्य कमजोरी उसकी लगातार दिखाई पड़ रही है, जो डिफेंस सिस्टम है वो कमज़ोर हो गया है, वहाँ पर जो आयरन डोम है उनकी कमज़ोरी साफ आ गई कि वो कितना ईरानी मिसाइलों को रोकने में कामयाब हो रहे हैं। और ज़बरदस्त तबाही इसराइल के कई शहरों में देखने को मिल रही है। हमले भी पिछले 3 दिनों में ईरान ने दूसरे शहरों को भी निशाना बनाया, कम से कम 14 शहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए इसराइल इस कोशिश में था कि किसी तरह से युद्ध विराम लागू हो जाए। और ये बात समझिए इससे भी सिद्ध होती है कि कल इजराइल ने कई बार पहले कहा कि अब बंकरों में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग बाहर निकल आइए, और उसके तुरंत बाद फिर जारी किया कि बंकरों में चले जाइए। बीच में कई बार इस तरीके से हुआ। तो यानी उसको जब तक रेस्पॉन्स, पहले उसे लगता था कि ईरान ने स्वीकार कर लिया कि हम हमला नहीं करेगा, लेकिन जैसे फिर ईरान हमले करता था तो उसे समझ में आ गया कि ये मतलब नहीं रुक रहा है। उसके बाद जो है वो ट्रंप जो है वो कूदे हैं। जब ट्रंप मतलब अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले हुए, उसके बाद ट्रंप को बीच में कूदना पड़ा और फिर ट्रंप ने घोषणा की कि सीजफायर हो गया है। यानी जो कह रहा था ईरान कि ट्रंप साहब आप जोकर हैं और जुआरी हैं और आपने ये युद्ध शुरू किया है लेकिन ख़त्म हम करेंगे, ख़त्म ईरान ने ही किया है। और इजराइल और अमेरिका दोनों की भद्द पिटी है और दोनों की जो दादागिरी थी दुनिया के ऊपर वो जो है एक तरीके से ख़त्म हुई है ज़मीन। जी बिल्कुल। और युद्ध विराम अब प्रभावी है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। इसराइल की तरफ से भी कहा गया है कि वो स्वीकार उसने कर लिया है और अगर इसका उल्लंघन होता है तो वो जवाब देगा। लेकिन ईरान की तरफ से अमलेंदु जी कोई अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार किया है या नहीं किया है। उसने ये ज़रूर कहा है कि अगर अमेरिका या इसराइल की तरफ से हमले नहीं होंगे तो वो फिर जवाबी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। हाँ, ये कहा जवाबी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। हालांकि जो समाचार एजेंसी है तस्नीम, जो ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने जरूर कहा है कि जो सैन्य अधिकारी हैं वो सीज फायर लागू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये उसकी तरफ से इतना आया, लेकिन कोई आधिकारिक वक्तव्य जो है वो मतलब उनके कमांडर, सरकार की ओर से, सेना की ओर से
मसूद पेजेशकिन जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से, विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं उनकी तरफ से किसी का नहीं आया। अब्बास अरागची का जो आखिरी स्टेटमेंट उस पर ट्विटर पर है वो यही है कि हमारे सैनिकों ने बहुत अच्छा काम किया और हमने दुश्मन को बहुत कड़ा जवाब दिया है और हम उनके आभारी हैं अपने सैनिकों के। ये उनका आखिरी जो है वो ट्विटर पर उनका है। तो कोई आधिकारिक वक्तव्य ईरान की तरफ से अभी नहीं है कि उसने स्वीकार किया कि नहीं किया। हालांकि अब्बास अरागची ने ये साफ तौर पर लिखा था कि ये जंग हमने शुरू नहीं की, इजराइल ने शुरू की थी। इजराइल अगर हमले रोक देगा तो हम भी तुरंत हमले रोक देंगे। तो इजराइल की तरफ से जब ये आ गया है कि वो हमले नहीं करेगा, सीज फायर में जा चुका है ट्रंप के कहने पर, तो इसको माना जाए कि ईरान पहले ही कह चुका है कि इजराइल अगर रोकेगा तभी हम रोकेंगे। तो ईरान ने भी रोक दिए, तो इसको माना जा सकता है कि ईरान ने रोक दिया। तो ये चीज माना ये जा सकता है कि जब सीज फायर एक तरीके से लागू हो गया है ईरान की तरफ से, आधिकारिक रूप से भले ही अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उसकी तरफ से ये कहा जा चुका है पहले भी कि अगर हमले नहीं होंगे तो वो हमले नहीं करेगा। इसका मतलब ये है सीधे तौर पर कि जो इस दौरान ये 12 दिनों में एक कूटनीतिक जीत भी हासिल की है ईरान ने, क्योंकि ईरान ने पहले हमला नहीं किया है, उसके ऊपर पहले हमला किया गया इस्राइल की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, और ईरान ने फिर जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन अमेरिका और इस्राइल दोनों को ही ईरान की जवाबी कार्रवाई का ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। इस्राइल तो पिछले 12 दिन से इन हमलों को झेल रहा है और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वो दिखा रही हैं कि किस तरह से वहाँ पर नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान की खबरें बहुत फिल्टर होकर आ रही हैं, वही खबरें आ रही हैं जो इस्राएली सेना दे रही है या वहाँ की सरकार दे रही है। लेकिन वो जो बहुत सारी तस्वीरें और अनाधिकारिक स्रोतों से जो आ रही हैं उससे पता लग रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। खुद प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू उस तबाही को देखने गए और उन्होंने उसको आज देखा है कि कैसे पूरा जो गजा पट्टी का हाल हुआ है वही हाल इस समय इस्राइल का हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास तौर पर तेल अवीव और हाइफा शहरों का, वो जो पोर्ट सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, वहाँ का महत्वपूर्ण शहर है और एक तरीके से वहाँ का IT हब कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इस सारी स्थितियाँ जो थी वो इस्राइल को इस तरफ बढ़ा रही थी कि वो कोशिश करे कि सीज फायर हो जाए, यानी युद्ध अब आगे न चले। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, अमलेंदु जी, हम लोगों ने इस कार्यक्रम में चर्चा की, कई बार चर्चा की है। 12 दिन हो गए उसको। हाँ, उसको 12 दिन हो गए। उसने कहा था कि इस्राइल जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है तो 2 हफ्ते से ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर सकता है इस्राइल। और इस्राइल के तमाम कमांडरों, अधिकारियों के हवाले से कहा गया था, नाम भले ही उसने इस्राइल के अधिकारियों के भी और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से, दोनों के हवाले से था कि 12 दिन से ज़्यादा वो नहीं कर सकता प्रतिरोध, चूंकि उसके पास इंटरसेप्टर्स की कमी है। और वो इंटरसेप्टर्स की कमी देखी गई जब ईरान ने सीधे उसके गृह मंत्रालय पर हमला किया, सैन्य कमांड पे हमला किया, बीरशेवा जो सैन्य है उस पर किया, हाइफा बंदरगाह पे हमले किए। और ईरान की तरफ से कहा गया कि अभी इजराइल के जो एयर स्पेस है उस पर हमारा नियंत्रण हो चुका है, हम जब चाहें तब वहाँ हमले कर सकते हैं। इधर जो IRGC है, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है, उनके प्रमुख जो है हातमी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिकी बढ़ती आक्रामकता के जवाब में और भी कठोर और पछतावे भरी कार्रवाई हम करेंगे। अगर अमेरिका की एग्रेशन बढ़ता है तो जैसा हमने जवाब दिया है इससे ज्यादा भयंकर तरीके से हम जवाब देंगे। ये अभी उनका बयान आया है समीर जी। यानी ईरान ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि अगर अमेरिका ने गड़बड़ करने की कोशिश की या इजराइल ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम इसको और करारा जवाब देंगे। ये IRGC के जो प्रमुख हैं आदमी, उनकी तरफ से आया है। जी बिल्कुल। और ये ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान आया है कि अगर कार्रवाई फिर होगी तो फिर इसी तरीके से और भी ज़्यादा उसका गंभीरता से जवाब दिया जाएगा। जैसे अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जब हमला किया तो कतर और इराक के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ज़बरदस्त मिसाइल से हमले हुए हैं। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है अमलेंदु जी कि इन हमलों के बाद ऐसा माना जा रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करें ईरान के खिलाफ, लेकिन अचानक वो शांत हो गए और उन्होंने सीज फायर की कोशिशें शुरू कर दी। ये माना जा रहा है कि इस हमले की गंभीरता का अंदाज़ा उनको हो गया कि 12 दिन से इस्राइल जिन चीज़ों को झेल रहा है तो पूरे मध्य पूर्व में फैले हुए जो उनके सैन्य ठिकाने हैं, हज़ारों अमेरिकी सैनिक जहाँ पर हैं,
उनको गंभीर खतरा उससे हो सकता है अगर उन्होंने अपने एग्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाया तो। हाँ, बिल्कुल इनको खतरा हो सकता है और ये साफ समझ में आया कि ईरान ने जब ये जानते समझते हुए कि वहाँ अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, ब्रिटेन के सैन्य अड्डे हैं जी। और इजराइल हमले कर ही रहा है, इसके बावजूद अगर ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले कर ही दिए हैं तो इसका मतलब ईरान पूरी तैयारी से है, वो हमले और ज़्यादा भयंकर कर सकता है, ये समझ में आ गया। और इसके बाद ये समझ में आया ट्रंप को, समीर जी, कि अगर ईरान ने इसी तरीके से हमले जारी किए तो इजराइल की तो पूरी पोल खुल चुकी है कि वो आयरन डोम मोम निकला, जैसे हम लगातार बता रहे हैं, और बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा तो उसके इंटेलिजेंस की, मोसाद की पोल कितना वो है, सबसे काबिल है, काबिल है। और ये यहाँ तक कि भाई आपने मोसाद की जानकारी पर वहाँ के आपने सैन्य कमांडर तो मार दिए, लेकिन मोसाद ये जानकारी नहीं दे पाया कि ईरान मोसाद क्या हेडक्वार्टर पर ही हमले कर रहा है, और कर दिया उसने हमला, तहस-नहस कर दिया। आपके वीर शेवा का जो सैन्य कमांड का हेडक्वार्टर है उस पर उसने हमला कर दिया, मोसाद ये जानकारी दे ही नहीं पाया, तो मोसाद भी फुस हो गया और उसका आयरन डोम भी फुस हो गया। तो अमेरिका को समझ में आया कि इसका मतलब अब वार जो है ये दूसरी दिशा में जाएगी और अमेरिका पिटेगा तो फिर मुसीबत हो जाएगी अमेरिका के लिए, क्योंकि रायता इतना फैला लिया है पूरी दुनिया में अमेरिका ने, सबको धमकी देता फिरता है, तो सारे दुनिया के देश कहीं अमेरिका के खिलाफ उठ के खड़े ना हो जाए। तो ये चिंता सताई होगी ट्रंप को कि ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन था, मागा जो था, वो मागा जो है वो डागा ना हो जाए, तो ये उनको जो चिंता सताई होगी। तो तुरंत देश के भीतर इतना देश बहुत विरोध हो रहा था, मतलब उनके सांसद उनके खिलाफ हो गए, विपक्ष के सांसद के खिलाफ था, जनता सड़कों पर उतर रही थी और नारे लगा रही थी, नो वार विद ईरान, और ट्रंप मस्ट को ये नारे लग रहे थे। तो ये ट्रंप को समझ में आ गया कि परिस्थितियां अब ट्रंप के खिलाफ अंदर और बाहर दोनों जगह हैं, तो इसलिए अब सीज फायर करना बेहतर रहेगा। अगर ट्रंप इसके बाद कोई कदम उठाते तो जाहिर सी बात है कि ईरान ने ये टेस्ट इसीलिए किया कि अमेरिका इसके जवाब में कुछ करे तो ईरान के पास बहाना होगा कि भाई अमेरिका ने फिर हमला किया है तो अब हमको जवाब देना पड़ रहा है। जिस तरीके से इजराइल के लिए उसके पास पूरा बहाना था कि इजराइल ने पहले हमला किया, जो बाबा कह रहा है ईरान कि हमने शुरू नहीं किया, हमला इजराइल ने शुरू किया है, तो हम तो उसका जवाब दे रहे हैं। तो यही कहता है कि हमला हमने शुरू नहीं किया, हमला तो अमेरिका ने शुरू किया, तो हम तो जवाब दे रहे हैं। तो नुकसान अमेरिका का होता, और 40,000 सैनिक कुछ नहीं होते हैं जब वहीं बगल में ईरान है जिसकी 6 लाख की फौज है और इतने मजबूत उसके पास मिसाइल सिस्टम है और सब आप उसके टारगेट में हैं। तो और रात होते ही जैसे ये हुआ उसके बाद बहरीन ने, सऊदी अरब ने, कतर ने, इराक ने, सबने अपने एयर स्पेस तुरंत बंद कर दिए। तो ये इसका मतलब कि अमेरिका को समझ में आ गया कि मामला दूसरी दिशा में जा रहा है, और ईरान का जो बूढ़ा है जिसको कह रहे थे कि साहब वो इसको खत्म कर देना चाहिए खमेनेई के लिए उस बूढ़े ने जो है दोनों जो ताकत अपने बनते थे परमाणु संपन्न राष्ट्र दोनों जो थे इजराइल और अमेरिका, दोनों की नाक में दम कर दिया, काया खाल में भूसा भर दिया। जी बिल्कुल, घुटनों पर ला दिया, ये जो कहावत है उसको चरितार्थ कर दिया, क्योंकि अमेरिका और इस्राइल दोनों ही सीज फायर के लिए परेशान हो उठे थे। इस्राइल पिछले 2 दिनों से इसकी कोशिश में लगा था, और अमेरिका भी जब उसके कल रात कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए उसके बाद वो सीज फायर की कोशिशें करने लगा, और ईरान की तरफ से अभी भी सीज फायर को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये ज़रूर कहा गया है कि अगर इस्राइल और अमेरिका की तरफ से हमले नहीं होंगे तो वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। उसने पहले भी जवाबी कार्रवाई ही की है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। उसका ये कहना है कि हमने पहले हमला नहीं किया है, लेकिन अगर फिर हमले होंगे तो उससे भी ज़्यादा गंभीरता से और उस आक्रामकता के साथ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और अपडेट खबरों पर हम नज़र रखे हुए हैं। इस बीच एक ये भी बड़ी खबर आ रही है कि भारत के तमाम नागरिकों को ईरान और इस्राइल में जो फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। 2000 से ज़्यादा लोग ईरान से निकाले गए हैं और 326 लोगों को इस्राइल से वापस भारत लाया गया है। ये खबर है चूँकि कई दिनों से वहाँ पर, हालांकि पिछले कई दिनों से उनको निकालने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से हवाई मार्ग पूरे अवरुद्ध हैं वहाँ दोनों देशों के, उससे दिक्कतें हो रही थी। और जिस तरह से इस्राइल में लगातार सारे शहरों में एक पूरे देश में इमरजेंसी लागू है, युद्ध, और वहाँ लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, वहाँ की स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयावह थी, अभी भी है। और चूँकि अभी सीज फायर की घोषणा कर दी गई है, इस्राइल ने कहा है कि वो हमले रोक देगा,
तो फिर ईरान की तरफ से भी हमले होने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन कितने दिनों तक ये हमले रुके रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसराइल और अमेरिका अपनी जीत का एक तरीके से दावा कर रहे हैं, लेकिन ये दावे उनके देश के भीतर ही खोखले साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ सभी जी, इसराइल अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है हाँ। वो दोनों देशों को कह रहे हैं दोनों बहुत बहादुर हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों को ईश्वर आशीर्वाद दे। जी। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं, यानी ट्रंप जो अब इस बीच समीर जी समाचार ये है कि इधर तो ये सीजफायर हो गया, हाँ। लेकिन गाजा में ईरान इसकी इसराइल की बदमाशियां जारी हैं। आज फिर उसने 24 जो है लोगों को मार दिया है गाजा पट्टी में, जी। जो राशन लेने के लिए सहायता केंद्र पर लाइन में लगे हुए थे। तो ये लगातार वहाँ उसके अपराध जारी हैं, और इसको लेकर जयराम रमेश हैं जो कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस महासचिव हैं, उन्होंने भी समीर जी एक ट्वीट किया है और उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कुछ कहा है। जी बिल्कुल, जयराम रमेश ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में सीज फायर की घोषणा की है, लेकिन गजा में अभी कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। वहां इसराइल द्वारा किया जा रहा नरसंहार लगातार जारी है। पिछले 18 महीनों से फलस्तीनियों पर टूट रही इस भयावह त्रासदी पर प्रधानमंत्री मोदी की घोर चुप्पी ने भारत की नैतिक और राजनीतिक साख को ठेस पहुंचाई है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने लिखा है। और गाजा में इसराइल के हमले लगातार जारी हैं, वहां पर उन आम नागरिकों पर जो राशन की लाइनों में लगे हुए हैं, और उसको लेकर पूरे दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ प्रतिक्रिया हो रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको युद्ध अपराधी घोषित किया गया है। इन सब के बावजूद वहां पर मानवीय स्थितियां बेहद भयावह हैं, बावजूद उसके वहां पर इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान के साथ वो युद्ध विराम करने को मजबूर हुआ है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो कमज़ोर है उस पर वो लगातार हमले कर रहा है, और उन लोगों के ऊपर जो वहाँ पर राशन की लाइनों में लगे। हाँ, जो राशन की लाइनों में लगे हैं उन पर जो है हमले कर रहा है, और ये एक तरीके से कहा जाए समझ लीजिए कि बहुत गैर मानवीय है, और अब तक 55,000 से ज़्यादा लोगों को जी मार चुका है। हाँ, ये इजराइल जो है, हाँ। ये साफ तौर पे मतलब एक तरह से कहा जाए कि मानवता का हत्यारा जो है बना हुआ है। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि इजराइल जो है वो मानवता का हत्यारा है समीर जी। और इधर समीर जी एक बड़ी सूचना ये है जी। कि ईरान ने जो है वो कहा है कि आखिरी बार हमने किया है, और ये उसकी तरफ से एक पोस्टर जो है वो जारी किया गया है जी। और उन्होंने कहा है कि हम ही आखिरी गोली चलाने वाले हैं। और ईरान ने जो बरशोवा में जो इमारतें उसने नष्ट की हैं उनका फोटो जारी करते हुए उसको लिखा है कि ये हमने ही किया है। यानी जो कह रहे थे कि युद्ध आपने शुरू किया है और खत्म हम करेंगे, तो उसी की पुष्टि करते हुए उसी की पुष्टि करते हुए जो वायदा किया था उनके कमांडर ने, प्रवक्ता ने, कि युद्ध आपने शुरू किया खत्म हम करेंगे, वो उन्होंने बताया कि आखिरी बार हमने किया है। और जो वर्सोवा में उनकी इमारतें नष्ट हुई हैं इसराइल की, उनको उन्होंने दिखाते हुए, उसको अपना पोस्टर में दिखाते हुए ट्वीट किया है कि ये हमने आखिरी बार किया है। जी, तो ये आखिरी बार, यानी साफ तौर पर ईरान का ये कहना है कि अगर इसराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से दोबारा हमले नहीं हुए तो फिर वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, यानी वो अपने हमले बंद करेगा। और अभी चूंकि देर रात तक यहाँ पर सुबह 4 बजे तक इसराइल की तरफ से हमले हुए हैं और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, और यही कह रहा है कि जो बरशेबा की नष्ट हो चुकी इमारत को पोस्ट करते हुए ट्वीट किया गया है ईरान की तरफ से कि हमने आखिरी वार किया है। यही बात वहाँ पर लगातार ईरान की तरफ से कही जा रही थी। वहाँ पर सेना के प्रवक्ता ने कहा था कि युद्ध शुरू किया है इसराइल और अमेरिका ने, खत्म हम करेंगे। अमलेंदु जी, बिल्कुल साफ है कि जो दावा किया जा रहा है कि ईरान और इसराइल, ट्रंप की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि दोनों हमारे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, ईरान की तरफ से इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई है। और लेकिन जिस तरह का बयान आ रहा है ईरान की तरफ से, उसको देखते हुए लग रहा है कि कम से कम ईरान की तरफ से शांति की गुहार नहीं लगाई थी, और इसराइल पिछले 3 दिनों से लगातार ये गुहार लगा रहा था। नहीं, ईरान तो साफ तौर पे कह रहा था कि युद्ध आपने शुरू किया खत्म हम करेंगे। हाँ। और कल जो उनके कमांडर ने समीर जी अपना वक्तव्य जारी किया है, वो बहुत एक तरीके से कहा जाए कि मार करने वाला जो है, उन्होंने कहा है, मतलब उन्होंने कहा है कि, और उन्होंने कड़े शब्दों में उसकी चेतावनी दी, और उसने कहा
कि ईरान अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ किसी भी आक्रमण को कभी भी अनुत्तरित नहीं छोड़ेगा। जी। और IRGC ने कहा कि ऑपरेशन ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ समन्वित किया गया था और इसने हिट एंड रन हमलों के युग के अंत का संकेत दिया। यानी जो हमले करके भाग गया अमेरिका, अभी आप हिट एंड रन नहीं चलेगा, आप भाग करके चले जाए। और अमेरिकी कार्रवाई को व्यापक इजरायली लक्ष्यों से जोड़ा उन्होंने और कहा कि जायोनी इकाई के खत्म होने तक निरंतर प्रतिरोध की कसम भी खाई उन्होंने। जी। ये जो था वो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया और ये कहा गया कि अब कल से जो है वो मुहर्रम शुरू हो रहा है, हमारा पवित्र महीना, तो उसकी पूर्व संध्या पर आपको जवाब देना है, इनाम देना है हम आपको ट्रंप साहब। ये साफ तौर पर कहा गया कि अब शुरुआत आपने की है, खत्म हम करेंगे। अब ये शुरुआत हो गई तो इसके बाद अमेरिका घबराया है पूरी तरीके। जी हाँ, घबरा करके सीजफायर की बात और घबराया इसलिए भी है अमलेंदु जी कि उसको दोनों मोर्चों पर, यानी घरेलू मोर्चों पर भी और बाहरी मोर्चों पर भी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न केवल उनकी विरोधी पार्टियां डेमोक्रेटिक पार्टी बल्कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के भी तमाम सांसद विरोध में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि जो ईरान के ऊपर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, उसको लेकर JD वेंस उपराष्ट्रपति जो हैं वो भी इससे सहमत नहीं थे कि हमला किया जाए। और वहाँ इसीलिए विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं कि अमेरिका को इस युद्ध में कूदने की क्या जरूरत थी, अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा रहा है। और वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ विप हैं उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि आपने हमारे सैनिकों की जान आफत में डाल दी है और वहाँ से अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए ट्रंप सीधे जिम्मेदार होंगे। जी। ये उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट किया, उन्होंने वहाँ के जो चीफ विप हैं उसके डेमोक्रेटिक पार्टी के। और उसके बाद वहाँ माहौल बनना शुरू हुआ। थॉमस मैसी उनका लोगों ने ट्वीट दिखाया भी था। उनके 3-4 ट्वीट लगातार आए। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप साहब जो आपने वायदा किया था ये वो नहीं है और ईरान के साथ युद्ध में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कई और सांसद जो खुलकर सामने आए, उन्होंने कहा कि ये हमारा युद्ध था ही नहीं, तो इजराइल के इस युद्ध में पड़ने की आवश्यकता क्यों थी। बिल्कुल, ये वहां सवाल उठने शुरू हो गए और जबरदस्त तरीके से वहां प्रदर्शन होने लगे अमेरिका में और ये नारे लगने लगे कि ट्रंप मस्ट गो, नो वार विद ईरान, ईरान के साथ कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। ये अमेरिका के अंदर नारे लगने लगे। तब ट्रंप की अकल ठिकाने आई कि एक तो देश के अंदर जो है माहौल बन रहा है ट्रंप के खिलाफ, बाहर से ईरान जो है वो मार कर रहा है अमेरिका की, और रुकने वाला नहीं है। और वो भी डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा, राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका इस तरह के फालतू युद्धों में अपने को नहीं उलझाएगा जिस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रपतियों ने किया है। इन सारी चीजों के बावजूद एक ऐसे युद्ध में खुद सीधे तौर पर कूद पड़े जिसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं थी। लड़ाई वो इसराइल और ईरान की थी, लेकिन उसमें अमेरिका को प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने कुदा दिया, जिसका उनके खिलाफ एक अपने देश के भीतर जनमत तैयार होने लगा उनके विरोध में। उसको देखते हुए जब ये सीधे तौर पर ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, भयावह तरीके से हमला किया, ज़बरदस्त मिसाइलों से हमले किए गए कतर और इराक के सैन्य ठिकानों पर, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की कोई ऐसी तल्ख प्रतिक्रिया नहीं आई, बल्कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर तो सीधे सीज फायर की बातें होने लगी। हाँ, लेकिन सीज फायर से पहले एक बात आई जी, और वो एक बात ये आई कि जो कल रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव जी, उन्होंने बयान दिया था कि हम जो है ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं अगर ईरान को परमाणु हथियार की आवश्यकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि क्या मैंने रूस के भूतपूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव को एन वर्ड ब्रैकेट में परमाणु का इस्तेमाल करते हुए सुना है और कहा है कि वे और अन्य देश ईरान को परमाणु हथियार की आपूर्ति करेंगे। क्या उन्होंने वास्तव में ऐसा कहा है या मेरी कल्पना मात्र है? अगर उन्होंने ऐसा कहा है और अगर इसकी पुष्टि हुई है तो कृपया मुझे तुरंत बताएं। एन वर्ड को इतनी लापरवाही से नहीं लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसीलिए पुतिन बॉस हैं। वैसे अगर किसी को लगता है कि सप्ताहांत में हमारा हार्डवेयर बहुत बढ़िया था तो हमारे पास सबसे मजबूत और सबसे अच्छा उपकरण है जो पैक से 20 साल आगे है, वह है हमारी परमाणु पनडुब्बियां। वे अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली और घातक हथियार हैं और अभी अभी 30 टॉम हॉक्स लॉन्च किए गए हैं। सभी 30 ने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से भेदा, इसलिए हमारे महान लड़ाकू पायलटों के अलावा कप्तान और चालक दल को भी धन्यवाद। यानी एक तरह से धमकी दी उन्होंने कि उनके पास जो
परमाणु पनडुब्बियां हैं वो उनका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन उसी तरह से जैसे बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ और उसकी कलई खुल गई कि वहां पर कोई नुकसान नहीं होने पाया। वो कलई खोल दी वही वाशिंगटन पोस्ट ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और इसीलिए उनका नाम लेकर इन्होंने कहा ट्रंप ने कि ये सब हमारी छवि खराब करने पे लगे रहते हैं और ये कह रहे हैं कि साहब कुछ भी वहां नुकसान नहीं हुआ है और ये तो अब समय बताएगा कि नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब हमारी छवि खराब करने पे तो उन्होंने बाकायदा सारे नक्शे पेश किए कि ये जो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने नष्ट कर दिया, कुछ नष्ट नहीं हुआ है, वो एज इट इज सब हैं, मौजूद है सब कुछ। और ये IAEA जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसने भी कहा कि वहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ है जी। तो ये साफ तौर से जो परमाणु ठिकानों पर हमले किए अमेरिका की ओर से जो किए गए, वहां भी उसको कोई नुकसान नहीं होने पाया। केवल जो इमारतें थी उनको नुकसान हुआ या फिर आसपास की जगहों को नुकसान हुआ। जो जमीन के काफी अंदर रखे हुए एनरिच्ड यूरेनियम है उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ और ये कहा जा रहा है कि ये उसकी परमाणु क्षमता को दिखाता है, उसकी मजबूती है। कई परमाणु वैज्ञानिकों को जरूर इसराइल ने अपने हमलों में मार डाला, इन सब के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी है। ईरान की तरफ से कई बार ये कहा जा चुका है कि परमाणु कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है और अब एक तरीके से वो अमेरिका भी उस पर अब दबाव डालने की स्थिति में नहीं है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रोके। और दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की कमजोरी भी इसका एक जो बड़ा पॉइंट है अमलेंदु जी, वो भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां अब कितनी नाकाम साबित हो चुकी है। पहले से ही दिखाई पड़ रही है लेकिन इस युद्ध ने उनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से समीर जी एक्सपोज कर दिया है। और ये कहा जाए कि जो एजेंसियां थी मतलब वो किस काम के रह गए हैं, यूनाइटेड नेशंस और ये IAEA वगैरह। और साफ तौर पे कहा ईरान ने कि भाई यूनाइटेड नेशंस महोदय आपका मतलब क्या है, अगर आप इस तरह की चीजें नहीं रोक पा रहे हैं बंद कीजिए दुकान फिर अपनी। अगर आप ये नहीं सब रोक पा रहे हैं और सिर्फ आप केवल जो है एक देख कर रह जाते हैं कि ये जो है मतलब प्रस्ताव भेजकर और आप नहीं रोक पा रहे तो इसकी जरूरत क्या है, इसको बंद कीजिए। तो ये एक तरीके से जो था वो साफ तौर पे उनकी तरफ से कहा गया और ये सामने चीजें आ भी गई कि किस तरीके से ये एजेंसियां कितनी कमजोर जो हैं वो हुई हैं, साबित हुई हैं और इनका अब कुछ अस्तित्व रह गया कि नहीं रह गया इस पर फिर से अब विचार होगा। क्योंकि ट्रंप अगर अकेले धमका रहे हैं और इन एजेंसियों को नहीं मान रहे हैं, UN के प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं, और ये साफ तौर पर कहा गया कि ये UN का चार्टर जो है इसको अगर आप नहीं मान रहे हैं तो, और ये ईरान ने कहा भी कि ये तो हमारे ऊपर हमला जो है UN का चार्टर है उसका मतलब उल्लंघन करता है, इजराइल का हमला और इसका अमेरिका का भी हमला। तो हमारे पास तो अब है कि हम खुलकर करें। तो ये एजेंसियां जो हैं मतलब अंतर्राष्ट्रीय ये सिर्फ क्या वक्तव्य जारी करने के लिए रह गई हैं और कहीं हमले हो जाए तो खाद रसद पहुंचाते सिर्फ इस काम के लिए रह गई हैं क्या? आखिर यूनाइटेड नेशंस का मतलब क्या? तो इस पर भी और गजा में इतने दिनों से लगातार हमले कर रहा है, आम लोगों पर जो राशन की लाइन में लगे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि जो UN के बनाए हुए सेंटर्स हैं, UN ह्यूमैनिटेरियन एड का बनाया हुआ सेंटर है, वहां हमले कर रहा है। UN के खुद सहायता कर्मियों पे हमले इजराइल कर रहा है, वहां कर रहा है और आप खामोश बैठे हुए UN साहब। तो ये तो साफ तौर पे ना कि इसका मतलब जो है कि आप बिल्कुल बेकार हो संस्था हो चुकी है, कोई मतलब नहीं रह गया इसका। जी बिल्कुल, इसीलिए उसकी प्रासंगिकता उपयोगिता पर अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो युद्ध विराम की कोशिशें शुरू की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके पीछे क्या वजह है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। घरेलू मोर्चे पर जिस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही ईरान के लगातार हो रहे हमले, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी जब हमले होने लगे तब फिर उनको सिर्फ इस युद्ध को रोकने का ही रास्ता दिखाई पड़ा और कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल ने इसके लिए उनके पास शांति प्रस्ताव भेजा। शांति प्रस्ताव अगर भेजना होता तो अमेरिका के हमले के पहले भी भेजा गया होता और अगर ईरान ने भेजा होता तो अब तक ईरान ने भी स्वीकार कर लिया होता। ईरान ने अभी उस सीज फायर के प्रस्ताव के बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाँ, ये जरूर कहा है कि अगर इसराइल और अमेरिका की ओर से हमले नहीं हुए तब फिर वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। तो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो सैन्य कमजोरी है वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ गई और कूटनीतिक रूप से भी दोनों कितने कमजोर है ये भी बहुत स्पष्ट हो गया अमलेदु जी इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ट्रंप का जी। इजराइल का जानमाल के तौर पर नुकसान हुआ, उसकी रणनीति के हुआ, सैन्य उसकी खुल गई उसका हुआ, लेकिन एक जो दादागिरी के तौर पे जो अमेरिका का था उसका बड़ा नुकसान हुआ है। और ये साफ खुल के आगे मतलब नाटो में अगर विभाजन हो जाए
समीर जी, इस मसले को लेकर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन तो साफ तौर पे कहा कि ईरान पर हमला करने का कोई वैध कारण नहीं था जी, और ये हमला जायज नहीं था ईरान पर, हम जो इजराइल का और अमेरिका का, ये मैक्रोन ने साफ तौर पे कहा कि इसका कोई वैध कारण नहीं था। और ब्रिटेन ने भी अपने को कर लिया कि हम इस हमले में शामिल नहीं है, ये साफ तौर किया। और जैसा हमने बताया कि स्पेन ने तो बाकायदा मांग कर दी यूरोपीय यूनियन में कि इजराइल से सारे संबंध खत्म कर लीजिए। लेकिन ये आग जो है समीर जी जो लगी है, ये अब नेतन्याहू को और झुलसाएगी, क्योंकि अब उनके देश के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और वहां से आवाज आने लगी है कि ये तो रुक गया, लेकिन अब गाजा में जो आप नरसंहार कर रहे हैं उसको भी रोकिए, ये आवाजें वहां से आ रही हैं। जी बिल्कुल, इजराइल में वहां की विपक्ष ने ये गाजा में युद्ध विराम की मांग की है और सेंटर लेफ्ट डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता हैं यायार गोलान, उन्होंने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम पर सहमति जताते हुए ईरान युद्ध विराम का पालन करने का आग्रह किया है, यानी ईरान से उन्होंने युद्ध विराम का पालन करने का आग्रह किया है। ट्विटर पर एक पोस्ट में गोलान ने कहा है कि अब मिशन पूरा करने का समय आ गया है, सभी बंधकों को वापस लौटाएं, गाजा में युद्ध को समाप्त करें और हमेशा के लिए तख्ता पलट को रोकें जो इसराइल को कमजोर, विभाजित और असुरक्षित बनाने की धमकी देता है। विपक्षी नेता यायर लैपिड ने भी इसी तरह की अपील की है और अब गाजा वहां भी खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इसराइल द्वारा की गई टिप्पणियों में कहा, बंधकों को वापस लौटाएं, युद्ध को समाप्त करें, इसराइल को पुनर्निर्माण शुरू करने की जरूरत है। तबाही को देखते हुए अमलेंदु जी वहां पर पूरी विपक्षी पार्टियां बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और गजा पर भी जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं उस पर, और वहां के जो एक सामान्य आम नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, वहाँ जो मानवीय सहायता के लिए लाइन में लगे लोग हैं उन पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर उनके देश के लोगों की प्रतिक्रियाएं, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं अब साफ तौर पर सामने आने लगी है। साफ तौर पर सामने आने लगी है और सोचा ये था नेतन्याहू ने ये हमला करते समय कि वो ईरान पर भी हमला करके और फिर वो अजेय बन जाएंगे और हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। हो उल्टा रहा है, अब बहुत कायर आदमी के तरीके से नेतन्याहू इजराइल में देखा जा रहा है जी। और ये देखा जा रहा है कि भाई हमास से आप अपने बंधक नहीं छुड़ा पाए, 55,000 आपने निर्दोष नागरिक मार दिए, ईरान से पिटकर आप लौटे हैं और उसके बाद फिर आप जो है किस तरीके से यहाँ शासन करेंगे जी। तो अब समीर जी होगा ये कि नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ जबरदस्त आक्रोश उपजेगा। नेतन्याहू को जेल वैसे भी जाना है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी गिरफ्तारी होनी है, युद्ध की वजह से रुके हुए थे, उनके 2 साथी ऑलरेडी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोप कहा भी यही जा रहा था वहाँ की विपक्षी पार्टियों की ओर से कि युद्ध में इसीलिए ढकेला ही है ईरान से कि वो जेल जाने से बचे रहे। तो लगा ये था नेतन्याहू को कि ईरान पर इस तरीके से हमला कर देंगे तो जो नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं इजराइल में वो थम जाएंगी और थोड़े समय और ज़्यादा खिंच जाएगा और फिर राष्ट्रवाद जो है वो नेतन्याहू के पक्ष में आ जाएगा। यहाँ भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, दुनिया के और देशों में इस तरह की बहुत सी सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो वो तो ये प्रैक्टिस होती है बड़े राजनेताओं की, तो वो करते हैं। तो ये नेतन्याहू की जो टैक्सेस होती है वो फेल होती नजर आ रही है और बहुत कायर प्रधानमंत्री के तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल में नजर आ रहा है। जो इसको लेकर अब नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ उनके देश में राजनीतिक दल और आम लोग भी एकजुट हो रहे हैं और इधर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध को तुरंत रोकने की अपील वहां पर की जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर न तो राजनीतिक दलों को, विपक्षी पार्टियों को और न ही अपनी पार्टी को और न ही संसद को कॉन्फिडेंस में लिया, बावजूद इसके ईरान के खिलाफ युद्ध क्यों छेड़ दिया। तो इसको लेकर अब दोनों ही देश घिरे हैं और शायद यही कारण है कि सीज फायर के लिए इसराइल ने भी और अमेरिका ने भी कोशिशें शुरू कर दी, क्योंकि इसराइल तो पिछले 12 दिनों से युद्ध झेल रहा है। अमेरिका ने भी जिस तरह से कतर और इराक के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, उसके बाद उसको लगा कि ये हमले अब ईरान की तरफ से बढ़ सकते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा गया ईरान की तरफ से कि ये अभी शुरुआत है और अगर हमला किया गया तो उसकी प्रतिक्रिया इसी तरीके से और घातक तरीके से दी जाएगी। युद्ध काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सीज फायर अगर हुआ है, किन्हीं भी वजहों से हुआ हो, तो वो एक अच्छा फैसला है, क्योंकि इससे कम से कम इन दोनों देशों के बीच तो युद्ध रुका ही है, इसके और आगे बढ़ने की आशंका जो थी वो भी फिलहाल रुक गई है। हाँ बिल्कुल, आशंकाएं जो है रुक गई हैं और ट्रंप साहब को समय पर शायद सद्बुद्धि आ गई जी, ये कहा जा सकता है, या परिस्थितियाँ वजह जो भी हो, लेकिन अब उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और लग ये रहा था कि शायद पलटकर अमेरिका जो है वो वार करेगा ईरान पर, चूंकि हमला किया जो ईरान ने पलटकर,
तो लेकिन वो उन्होंने नहीं किया कुछ भी, और ये कहा कि भाई ठीक है, हमारा इरादा था वो नुकसान पहुंचाने का नहीं था, हमने सांकेतिक किया और सारी बातें कही। फिर कह रहे हैं कि ईरान को भी आशीर्वाद दे ईश्वर, और इसराइल को भी आशीर्वाद दे, यूएसए को भी आशीर्वाद दे, मिडिल ईस्ट को भी आशीर्वाद दे, क्योंकि पूरे विश्व को आशीर्वाद दे। मतलब उपदेशक की भूमिका में अब ट्रंप आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। समझिए जो इन सारे चीज़ों का ये इतनी जो भयावह युद्ध हुआ उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि जो नुकसान होना था, इसराइल को भी नुकसान हुआ, ईरान को भी नुकसान हुआ, सैकड़ों लोगों की जान इस युद्ध में गई, अमेरिका को भी नुकसान हुआ और आगे भी उसे नुकसान होने की आशंका बनी हुई थी, क्योंकि अगर ईरान ने अभी ये शुरुआती हमले थे, उसके बाद वो और भी हमले करता जो मध्य पूर्व में उसके तमाम अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। और ये अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में उसका सेंट्रल कमांड है, उसका मुख्यालय था कतर में, जहां पर ये कल हमला हुआ है ईरान की तरफ से। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका और इसराइल की तरफ से युद्ध विराम की कोशिशें की गई, दोनों इस पर सहमत हैं। ईरान की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ईरान ने यह ज़रूर कहा है कि अगर इसराइल और अमेरिका उसके खिलाफ वहाँ हमले नहीं करेंगे तो फिर वो जवाबी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जो आशंकाएं थी कि ये युद्ध काफ़ी आगे बढ़ सकता है, फिलहाल उन आशंकाओं पर विराम लगा है। लेकिन सवाल वही है जो इसराइल की जनता बार बार प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से पूछ रही है कि आखिर ये युद्ध विराम कब तक लागू रहेगा, क्योंकि अगर ये इसका खात्मा नहीं हुआ है, और जो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि ईरान इसमें मजबूती के साथ उभर कर आया है, दिखा है, शायद उसकी मजबूती का आकलन करने में इसराइल भी और अमेरिका भी दोनों ही नाकाम रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों ने उसके हमलों की जो गंभीरता है उसको महसूस किया, और इसराइल की जो तबाही है तमाम शहरों की, वो इस बात को स्पष्ट कर रही है। फिलहाल युद्ध रुका हुआ है और इसराइल ने भी कहा है कि युद्ध विराम का अगर उल्लंघन होगा तो करारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन उल्लंघन होने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो तभी हमले करेगा जब उसके खिलाफ हमले होंगे। ये युद्ध विराम की स्थिति बनी रहे, ये सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए यही अच्छा होगा। लेकिन अभी तक जो युद्ध चल रहा था उसने बहुत नुकसान किया है, न सिर्फ उन दोनों देशों का बल्कि दुनिया के तमाम देशों का भी। भारत के हजारों नागरिकों को वहां से, ईरान से और इसराइल से वापस लाया गया है। लगभग 2200 लोगों को ईरान से लाया गया है और 250 के करीब लोग इसराइल से अब तक वापस आ चुके हैं। अभी और जो बचे हैं उनको लाने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि इन दोनों देशों में दुनिया के जो तमाम नागरिक रह रहे थे उनके लिए भी गंभीर संकट बना हुआ था। आगे क्या होता है रहेंगी हमारी निगाहें। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति।